नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो एजुकेटर्स में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आरसीआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाई जाती हैं और आपके एग्जाम होने हैं 6 तारीख से, उससे रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें पेपर नंबर 7 हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड करवा दिया गया था। आज पेपर नंबर 8 है और आज हम इस पेपर के बारे में जानेंगे कि इस पेपर में है क्या, ठीक है, और यहाँ से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो इन सभी मुद्दों पे चर्चा करेंगे और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। आशा करते हैं आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर अंत तक आप देखते हैं तो इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, इसलिए लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब पे या अपने इंस्टाग्राम पे घंटों घंटों रील देखते रहते हैं, ठीक है, तो आपका यदि वहां मन लग रहा है वो बात ठीक है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट आप में इधर भी बैठने की आवश्यकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो हम रील देखते हैं वो भविष्य में काम नहीं आने का, ठीक है। हमारी जो मार्कशीट है उसमें जो नंबर छपेंगे, मार्क्स आएंगे, हमारे परसेंटेज जो बनेगी वो हमारे भविष्य में काम आने वाली है, ठीक है। तो इसलिए उसके साथ साथ हमें इधर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने की संभावना है, हम डिस्कस करते हैं। पेपर का नाम है चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी, ठीक है। मतलब जो भी हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जिनको श्रवण दोष है और स्पीच में कोई समस्या है, ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन की बात कर रहा है ये पेपर, ठीक है। उनके लिए कौन कौन से प्रावधान है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन क्या है, उनको और ये समस्याएं ना हो भविष्य में, उसके लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, अर्ली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इंटरवेंशन कैसे कर रहे हैं, इन सारी बातों की इसमें हम चर्चा करेंगे और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर बहुत अच्छे से हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर नंबर हमारा 8 शुरू करते हैं। पहली यूनिट है हमारी एजुकेशनल ट्रेंड्स। पहले एजुकेशन में क्या सिस्टम था, ठीक है, और आज के एजुकेशन में क्या बदलाव आया है, तो दोनों चीजों की बात इसमें करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से एजुकेशन का ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है। चाहे वो डिसेबिलिटी के फील्ड से अगर बात करें, डिसेबिलिटी के क्षेत्र में अलग है, स्पेशल के क्षेत्र में अलग है, कॉमन बात करें तो वो अलग, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा बनता है कि इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। हमें बताना है कि किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, किस चीज का, हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए जो पढ़ाई की बात करी गई है उसको किस तरीके से उसका जो है किस तरीके से शुरुआत हुई है, ठीक है, वो किस तरीके से आई है, उस पर हमें डिस्कस करने की आवश्यकता हो सकता है। आपका पेपर इस पेपर में इस तरीके से आ जाए कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चे हैं, हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं पढ़ाई से रिलेटेड, उस पर आप चर्चा करें, ठीक है। फिर दूसरा 1.2 हमारा बात करता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना व्यक्त है, ठीक है। फिर 1.3 इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज। एक एचआई बच्चे में या मल्टी डिसिप्लिनरी एक एचआई बच्चे में किस तरीके से या कौन कौन सी इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, उसके बारे में, और उसकी मीनिंग, टाइप एंड रोल ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जो भी उसको इंटरवेंशन करने में जो भी टीम लगती है उसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है। उसके क्या क्या रोल्स होते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं। 1.2 1.3 आपको मतलब रट के जाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको दो में से एक क्वेश्चन तो गारंटी के साथ मिलेगा, ना है तो ऋषभ सर का आप वीडियो मत देखिएगा, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। मतलब 1.4 भी उतना इंपॉर्टेंट है
पहली यूनिट से आपके एग्जाम में लगभग 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, अभी मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं आते हैं तो हो सकता है वो लॉन्ग फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, जो कौन कौन सी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो CWHI बच्चे के लिए यूजफुल हैं। ठीक है, चाहे वो हार्डवेयर सिस्टम हो या फिर इंडक्शन लूप सिस्टम हो या हेयरिंग एड हो या फिर जो भी फ्लैश कार्ड हैं या अदर डिवाइसेस हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस हो गई, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हो गई जो एक HI बच्चे के उसमें काम आती हैं। ठीक है, एजुकेशन में तो वो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और आपको इस तरीके से बताना भी पड़ेगा। अगर हम तरीके से नहीं बताएंगे, अगर हम वहाँ पे अपनी कहानी गाथा लिख के आ रहे हैं तो वो गाथा सक्सेसफुल नहीं होगी। मैं भी कह रहा हूँ जो पिछले साल का रिजल्ट रहा है इसीलिए खराब आया है, क्योंकि हम दीन दुनिया भर की गाथा लिख के आते हैं लेकिन जो काम की चीज़ें हैं वो नहीं लिखते। तो जब तक हम काम की चीज़ें नहीं लिखेंगे तब तक हम ऐसे फेल होते रहेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो देखो हमारा और यहाँ से वीडियो देख के जाओ और इसके बारे में सर्च करो यूट्यूब पे। जितनी आप रील देखते हो ना उतना इधर भी ध्यान देना पड़ेगा, तब पास हो पाओगे। ठीक है, ये अभी डेमो आ रहा है RCI का। RCI बहुत कुछ करने वाली है, आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जो पैसा घर वालों को बर्बाद हो रहा है वो फिर ऐसे बर्बाद जाएगा। ठीक है, कल को घर वाले भी आपको इज्जत नहीं देंगे समय के साथ। इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अगर हम पढ़ेंगे तो कल को कुछ अच्छे बन जाएंगे, उसके बाद जो करना है करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद 1.5 पे आते हैं, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल रेडीनेस। भाई साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि स्कूल रेडीनेस की क्या आवश्यकता है और क्या इसका महत्व है। ठीक है, एक HI बच्चे के लिए स्कूल रेडीनेस आप कैसे करेंगे। तो इस तरीके का प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1.2, 1.3, 1.5 और 1.4 भी, इन चारों में से लगभग 3 क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलेंगे। ठीक है, अब हम दूसरी यूनिट पे चलते हैं। सेकंड यूनिट हमारी है एजुकेशनल ऑप्शंस। ठीक है, एजुकेशन के कौन कौन से ऑप्शंस हैं हम देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि स्पेशल एजुकेशन होता है, एक जनरल एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है। अब स्पेशल एजुकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, लेवल कौन कौन से हैं, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। तो पहली 2.1 से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन के बारे में आ जाए, चाहे उसकी मेरिट और डिमेरिट के बारे में आ जाए। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए है या फिर जनरल बच्चों के लिए भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या जनरल बच्चों के लिए है या फिर स्पेशल बच्चों के लिए, यह आपको तय करना है। ठीक है, उसकी मेरिट क्या है, उसकी जो फायदे वाली चीजें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं वो क्या है, डीमेरिट क्या है, उसका नुकसान क्या है स्पेशल एजुकेशन का। क्या हम सिर्फ स्पेशल एजुकेशन से सब बच्चों को, ओवरऑल बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, क्या उसमें सभी फिट बैठ पा रहे हैं, क्या इंक्लूसिव एजुकेशन में फिट बैठ पा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें इसमें लिखनी होगी। ठीक है, तो 2.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर दूसरी बात, मेन स्ट्रीमिंग एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। फिर वही बात आ गई कि मेन स्ट्रीमिंग क्या है और इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। तो पहली बात तो जो कुछ चीजें हैं वो आपको समझनी होगी कि एजुकेशन क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होता है, मेन स्ट्रीमिंग क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता है तो आप इनको पहले पता करिए। ठीक है, ये पता होंगी तभी आप इनका उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए मेन स्ट्रीमिंग क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है। अब इतना समय नहीं है कि मैं भी यहाँ पे आपको समझा पाऊँ। ठीक है, कुछ समय था, हमने प्लानिंग करी थी कि आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा, लेकिन क्या है कि उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया, सिस्टम गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, आज बहुत मुश्किल से बहुत जल्दी हमने काम करवाया है तो आज हो पाया है, इसलिए ये वीडियो बन पा रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बता पाऊंगा, करना बाकी आपको ही सारा काम। फिर 2.3 पे आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, मीनिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, मेरिट, डिमेरिट, यूडीएल। आपको बताएं 2.3 से इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ये आप लिख के ले लीजिए, दोनों में से हमें एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग पे एक छोटी सी टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए कि यूडीएल है क्या, इसका महत्व क्या है, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा।
ठीक है, तो वो चीज़ हमें ध्यान देने वाली है और हम उसको पढ़ के जाएंगे तो अवश्य इसमें सफल होंगे। फिर उसके बाद आप चलते हैं कम्युनिटी बेस्ड बिहेवियर, सीबीआर। सीबीआर क्या है, सीबीआर का मीनिंग क्या है, समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम क्या होता है। हम समुदाय में जाते हैं तो नाम से ही पता, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको नाम से ही पता चलेंगी कि समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यक्रम, मतलब समुदाय में जाकर एक कार्यक्रम किया जाता है। कौन सा कार्यक्रम है, पुनर्वास। किसी भी बच्चे को, जो बच्चा अपने मेन स्ट्रीमिंग से हट गया है, छूट गया है, बिछड़ गया है, उसको वापस मेन स्ट्रीमिंग में लेके आना, ठीक है, इसके लिए वो किया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सीबीआर क्या है, और सीबीआर पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो जब हमें चीजें पता होंगी तभी हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 2.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पेपर के लिए। फिर स्टेक होल्डर के रोल कौन कौन से होते हैं, अभी इससे पहले भी हमने पहली वाली उन्होंने बताया था कि जो स्टेक होल्डर के रोल हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये मान के चलिए ये 80% क्वेश्चन है कि स्टेक होल्डर के रोल पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे चलते हैं थर्ड यूनिट पे, और थर्ड यूनिट में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इसमें हमें पढ़नी है। टूल्स एंड डिवाइसेस फैसिलिटेटिंग एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन को कौन कौन से टूल हैं या डिवाइसेस हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं। पहला है 3.1 का असेसमेंट टूल्स फॉर स्टूडेंट विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। कौन कौन से असेसमेंट टूल होते हैं जिसके माध्यम से हम एक एचआई बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे टूल की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से टूल होते हैं, या जब हम जाते हैं कभी कान का कभी चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर जो होता है कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करता है। क्या आपने कभी ट्यूनिंग फोक टेस्ट देखा है, चिमटे की आकृति का एक टूल होता है जिसकी वजह से वहां पे टेस्टिंग की जाती है। क्या आपने पीटीए देखा है, वीआरए देखा है, बेरा होते हुए देखा है। अगर ये सब चीजें देखी होंगी तो आप अवश्य लिख सकेंगे, ठीक है। तो मैंने एक बुक भी लिखी है इसी के ऊपर, तो वहां से हम अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें कौन कौन सी विद फोटोग्राफ भी, उसमें इमेजेस भी उसमें दी गई है सारे टूल्स की, और किस किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है वो सारी चीजें उसमें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये असेसमेंट वाला जो क्वेश्चन है आपका ये आने की संभावना है, ठीक है। फिर 3.2 है असिस्टिव डिवाइसेस, इसको हम थोड़ा सा अभी साइड में करेंगे। फिर 3.3 है ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इसको भी थोड़ा सा साइड में करेंगे। फिर 3.4 आ जाते हैं आईसीटी टूल्स एंड टेक्निक्स। ये बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीटी टूल एंड टेक्निक्स, कौन कौन से आईसीटी टूल हैं, टेक्निक्स हैं जो एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इवेल्युएशन, ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं एजुकेशनल इवेल्युएशन के, उसके बारे में आप डिस्कशन करें। तो 3.5 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे पहले हमने 3.3 और 3.4 ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं 3.5 के अपेक्षा, ठीक है। तो 3.3 और 3.4 हम तीसरी यूनिट से देखेंगे। उसके बाद हम चलेंगे चौथी यूनिट के ऊपर कि स्कूल क्लाइमेट फैसिलिटेटिंग एजुकेशन, ठीक है, कि स्कूल क्लाइमेट कैसा होना चाहिए जो एजुकेशन को फैसिलिटेट करे। कि मीनिंग, नेचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल क्लाइमेट, स्कूल क्लाइमेट का अर्थ क्या है, नेचर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्कूल क्लाइमेट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्कूल क्लाइमेट। हम 4.2 और 4.3 को इम्पोर्टेंट ज़्यादा मानते हैं, जिसमें से 4.3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्कूल क्लाइमेट, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो स्कूल क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फोस्टरिंग पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट नीड एंड गोल्स, किस तरीके से हम जो स्कूल क्लाइमेट है उसको हम पॉजिटिव बना सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं और क्या आवश्यकता है उनकी। फिर 4.5 है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एटीट्यूड में फिजिकल एजुकेशन और सोसाइटियल,
तो 4.5 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 4.2, 3 और 5, 3 यूनिट यहाँ से हम ले लेंगे। 3 सब यूनिट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझी जा रही है, देखी जा रही है हमारे नज़रिए से, ठीक है। और उसके बाद 5वीं यूनिट पे चलते हैं, जो हमारी इस पेपर की सबसे लास्ट यूनिट है, 5वीं यूनिट। तो 5वीं यूनिट में क्या है, पॉलिसीज, लेजिस्लेशन, स्कीम एंड प्रोविजंस। कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, लेजिस्लेशन क्या है, स्कीम्स कौन कौन सी हैं, प्रोविजंस कौन कौन से आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में या फिर स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, पूरी यूनिट इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बीच की यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिए हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन हमें देखना है और इनको करना है। जैसे इसमें पहली पॉइंट में लिखा हुआ है कि NAP 1986 और NAP 2020, तो साइलेंट फीचर क्या है, तो हम जो है 1986 को थोड़ा सा साइड रखते हैं, क्योंकि NAP 2020 ये नया मुद्दा है, नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है। इसमें जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र के लिए बात करी गई है, ठीक है, कि डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 5.1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद 5.2 में लिखा गया है रिटेंशन, रिमेडिएशन एंड इन द ड्रॉप आउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, पैराडाइम शिफ्ट इन टीचर एंड ट्रेनिंग। देखो यहाँ से अब पूरा सब यूनिट तो आ नहीं जाता है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि पैराडाइम शिफ्ट इन टीचर एंड टीचर एजुकेशन या पैराडाइम शिफ्ट इन एजुकेशन, उसमें स्टूडेंट एजुकेशन, तो किस तरीके से पहले और अब में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन से चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। टीचर पहले कैसा होता था, अब टीचर कैसा है, पहले छात्र को शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी, अब छात्र को शिक्षा कैसे दी जा रही है, ठीक है। पहले एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता था, एक ही टीचर था गुरु, आज जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन में टीचर कार्य कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड पे जोर दिया जा रहा है। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की ये समझ के अकॉर्डिंग कि क्या उसको पसंद है क्या पसंद नहीं है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिजाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले और अब में बहुत सारा बदलाव आ गया है, ठीक है। तो पैराडाइम शिफ्ट आपसे पूछा जा सकता है। फिर 5.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक्ट आपके कोर्स में आने ही आना है, आप चाहे RCI एक्ट आ जाए और चाहे RPWD एक्ट आ जाए, ये दो एक्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इन दोनों में से एक एक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर समग्र शिक्षा अभियान, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए समग्र शिक्षा अभियान आया कब है क्या ये, ठीक है। तो इससे रमसा और टीचर एजुकेशन तीनों प्रोग्राम को मिला के ये बना दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। इसके उद्देश्य क्या है और इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो, इस पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा 5.3 वाला आप पढ़ के अवश्य जाइएगा, RCI एक्ट और RPWD एक्ट, ठीक है। फिर 5.5 में क्या है कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एंड प्रोविजन फॉर स्टूडेंट हियरिंग इम्पेयरमेंट, ई कंटेंट गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 5.3, 5.2, 5.1 तीन इसमें जो जो चीज़ें हमने बताई हैं, 5.3 में RCI और RPWD, 5.2 में पैराडाइम शिफ्ट, 5.1 में NAP 2020, ठीक है। इतना तो हमें पढ़ के ही जाना है 5वीं यूनिट में। चौथी यूनिट में हमने बताया है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, फोस्टरिंग पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट 4.4 और 4.3, ठीक है, तीन ये पढ़ के जाना है हमें। फिर तीसरी यूनिट में से ICT टूल एंड टेक्निक, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव एजुकेशन, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, और 3.1 असेसमेंट टूल्स ऑफ चिल्ड्रन हियरिंग पर, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। सेकंड यूनिट में हमें स्पेशल एजुकेशन क्या होता है, ठीक है, इसको पता होना चाहिए हमें, टाइप्स क्या है, लेवल क्या है, ठीक है। फिर UD मेन स्ट्रीमिंग इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, हमें इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंस आ सकता है। UDL यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और रोल ऑफ स्टेक होल्डर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसको रट के जाना है एकदम बढ़िया से। फिर पहली यूनिट में आ जाते हैं, पहली यूनिट तो पूरी आप याद कर लेना, ठीक है। पहली यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस यूनिट से आपको मतलब 101% इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए आप अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करिए, और हमारी
आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए और इस चैनल को, इस वीडियो को इतना हमें शेयर करना है अपने दोस्तों को, उनको भी पता चले कि हाँ भाई यही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 1 यूनिट से हम 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 5 यूनिट है, 5 या 15 क्वेश्चन, आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सिर्फ 15 क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, आप गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ पेपर में सिर्फ पास नहीं हो गए, आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए। अगर आपने हमारे पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे कि हमने पिछली बार जो क्वेश्चंस अपने बनाए थे उसमें से 15 क्वेश्चन में से 13 क्वेश्चन वहां से एज इट इज मिले हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप पहले पूरा वीडियो देखिए, जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप पेपर देने जाइए, वहां पर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से फायदा मिलने वाला है। स्पेशल एजुकेशन में बहुत कम लोग हैं जो सही चीज़ें बता पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप अच्छी जगह पे हैं और इसको आप सपोर्ट करिए। ठीक है, लोगों को शेयर करिए और धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।